हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया है इंटीग्रल इवैल्यूएट करना। तो हमें यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, इसको हमें सोल्व करना है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इवैल्यूएट हम कैसे करेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे हमें डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में केवल साइन और कोस दिए हुए हैं, तो आपको इसमें थोड़ा-सा सोचना है कि अगर हम जैसे साइन को कोस बनाए, कोस को साइन बनाए, जैसे नीचे वाला जो है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर हम इसको कोस बना दें और इसको साइन बना दें, तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम रह रहा है। तो इस तरीके से हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे ही हम सॉल्यूशन लिखते हैं, अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्यूशन लिखते हो, तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखना होता है। फिर उसके बाद लेट आई इज़ इक्वल टू दिस। आई इज इक्वल टू हम इसको मान लेंगे, तो ये हमने एक्सप्रेशन को मान लिया। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं जो हमारी लिमिट होती है ए टू बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट का जो सम है और माइनस में जो हमें एक्स दिया हो वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जीरो प्लस पाई बाय टू और माइनस क्या हो जाएगा एक्स। तो जीरो तो ऐड होगी तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फिर लिखेंगे यूजिंग इन वन। इस प्रॉपर्टी को हम अगर हम वन में यूज करते हैं तो क्या आएगा, साइन की पावर 4 एंगल में ही डिफरेंस आएगा। तो एंगल में क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा। सेम वही एंगल नीचे भी आ जाएगा, तो ये जो पावर है मैंने इसको ऊपर ही लिख दिया है। यहाँ पर भी कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा। अब हम जानते हैं कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स। कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि जैसे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कोस एक्स कैसे हो गया, और जो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स कैसे हो गया, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। जितने भी फॉर्मूले हैं क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के, उन सारे फॉर्मूले को हम ट्रिक्स की मदद से याद रख सकते हैं। और एक बार अगर आपने उन वीडियोस को देख लिया, तो आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं भूलेंगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, आई आई सेम आ जाएगा ऐसे इक्वल टू, तो जो हमारा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है वो कोस एक्स में चेंज होगा, पावर हमारी ऊपर ही रहेगी। तो यहाँ पर भी जैसे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स था, कोस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर कोस था तो यहाँ पर भी साइन एक्स आ जाएगा। अब जो ये पावर है इसको हम यहीं पर लिख देंगे वापस से, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या दिख रहा है, जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी और इक्वेशन नंबर 2 है, तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम है और जो न्यूमरेटर है वो अलग-अलग है। और अगर हम दोनों को ऐड कर दें, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो दोनों सेम हो जाएँगे। तो इस तरीके से जो ये हमारा इंटीग्रल का जो नीचे वाला बीच वाला जो पार्ट है, वो आपस में कैंसल आउट होगा और हमें 1 मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। सो नाउ ऐड 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, 2i, और राइट हैंड साइड में हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे ये लिमिट अगर सेम होती है और जो ये dx भी अगर सेम है, तो हम दोनों को इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं और इनको अलग-अलग भी कर सकते हैं। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। तो ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एलसीएम सेम वही आएगा और ऊपर भी ये दोनों एडिशन में ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब जैसे ही एल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं, दोनों कैंसल आउट हो जाएँगे। कैंसल आउट होते तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाय 2। तो यहाँ पर आएगा पाई बाय 2 माइनस 0, तो यहाँ बचेगा पाई बाय 2, और इधर का जो 2 है वो भी इस तरफ आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू पाई बाय 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। या फिर आप ऐसे जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो पूरा लिख के और उसके इक्वल में लिख दें पाई बाय 4। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं।
अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो ये हमें फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये जैसे इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वो कौन से टाइप की दी हुई है और इसका सॉल्यूशन हमें किस तरीके से करना है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो जो पी क्यू टाइप वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनती है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिखेंगे गिवन, या फिर यहाँ पर लिख भी सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे dy बाई dx प्लस y secant x इज इक्वल टू टेंजेंट x। तो ये जो है इस टाइप की बन रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर इट विद, इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इट की जगह वन भी लिख सकते हैं, कंपेयर वन विद दिस। तो जो ये है dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ से जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आएगी और q की वैल्यू आएगी। p की वैल्यू हमारे पास secant x आती है और q की वैल्यू हमारे पास टेंजेंट x आती है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर हमें निकालना पड़ता है। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डीएक्स। अब p का इंटीग्रल होगा तो p की वैल्यू क्या है secant x, तो इसको secant x रख देंगे और secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log नेचुरल ऑफ secant x प्लस टेंजेंट x। अब log नेचुरल लिया तो log और जो एक्सपोनेंशियल है वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और हमारे पास क्या बचेगा secant x प्लस टेंजेंट x। तो जो हमारी इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे नाउ, सॉल्यूशन ऑफ द वन इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी इंटीग्रल फैक्टर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इंटू जो इंटीग्रल फैक्टर है हमारा वो लिख देंगे secant x प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू इंटीग्रल। इंटीग्रल में एक तो हमें क्यू की वैल्यू लिखनी होती है, क्यू की वैल्यू हमारे पास टेंजेंट एक्स है और इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये टेंजेंट एक्स था ये वाला, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो कुछ भी करना ही नहीं है, बस y को एक साइड रख के इसको डिवाइड में लेके जाना है लास्ट में। अब राइट हैंड साइड में हमें इस इंटीग्रेशन को भी सोल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या रखेंगे, जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स है वो एक, तो जो वो तीन आइडेंटिटी होती है उनमें से एक आइडेंटिटी रहती है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस ओ टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स की इक्वल क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर आप वो आइडेंटिटी भी मेंशन कर सकते हो, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमारे ये आइडेंटिटी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों अलग अलग टर्म पर। से यहाँ पर वो माइनस वन है, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट टेंजेंट एक्स है। जो सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स का, तो ये अगर डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट एक्स का, तो इसका जो वापस जो इंटीग्रेशन आएगा वो टेंजेंट एक्स आ जाएगा। और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, और साथ में कांस्टेंट टर्म। अब हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स था उसको यहाँ से मल्टीप्लाई है और इस तरफ राइट हैंड साइड में वो डिवाइड में आ जाएगा। जैसे ही डिवाइड में आ गया इस तरफ हमारा y बचेगा और सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमें बस इसको सोल्व करना है, जैसे अगर हम इसको एक एक के नीचे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ पे दिख रहा है जो सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की दोनों के नीचे अगर हम इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू वन मिल सकती है। तो हम इसको नीचे लेके गए तो यहाँ पर वन आ जाएगा, माइनस एक्स के नीचे लेके जाएंगे तो ये एज एज इट इज रहेगा, और जो सी के नीचे भी जाएगा तो सी के नीचे भी एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन आ जाता है। अब इसको हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। और लास्ट में आपको ये लाइन जरूर लिखनी चाहिए, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं, तो आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।